नमस्कार दोस्तों, एसएल के लर्निंग हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 के लिए 12,256 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हुई है, तब से लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं कि यार ये भर्ती में सिलेबस क्या है, यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से विषय आने वाले हैं, कितने नंबर के होने वाले हैं, पेपर कितने चरणों में होगा, फॉर्म की फीस क्या है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, तमाम तरह के आपके जो सवाल है वो मन में होंगे। तो इस एक वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले एसएससी सीजीएल है क्या? तो पूरे पैन इंडिया में होने वाली एक ऐसी परीक्षा जिसके माध्यम से ग्रुप बी और ग्रुप सी के सारे पद भरे जाते हैं। ग्रुप ई का पूरा जो होता है, ग्रुप ए जो होता है यूपीएससी के माध्यम से भरा जाता है, और बी और सी जो होते हैं वो एसएससी सीजीएल के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं। तो जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ईडी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं इन सब की भर्तियां इसी परीक्षा से पूरी होती हैं। ध्यान रखिए, अगर हम बात करें यहां पर तो ये पूरा कैसे चलता है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पद को डिसाइड करती है कि भाई ये भारत में पोस्ट होनी चाहिए, जैसे कि इनकम टैक्स का विभाग होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का विभाग होना चाहिए, इनका होना चाहिए। फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को देती है, फिर वो डीओपीटी में जाता है, और डीओपीटी जो है सारी भर्तियों को एसएससी को देता है, और एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कंडक्ट कराने के बाद में सारा कट ऑफ सब कुछ तैयार करती है, लोगों का चयन करती है, और उसके बाद में वो सभी विभागों को उनके कैंडिडेट्स भेज देती है, और वो अपना ट्रेनिंग और पेपर वर्क करवा करके अपने डिपार्टमेंट में काम कराते हैं। अब इस पर्टिकुलर भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती के महत्वपूर्ण डेट क्या क्या हैं वो नोट करिए। फॉर्म अप्लाई करने का डेट 21 मई 2026 से चालू हो चुका है, और अंतिम जो दिन है वो 22 जून 2026 है। अगर हम बात करें यहां पर गलती से फॉर्म में कोई करेक्शन, अगर गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती को सुधार करने के लिए आपको दिन दिए गए हैं 29 जून से लेकर के 1 जुलाई। फिर उसके बाद में ये 2 पालियों में परीक्षा होती है। एक इसका टीयर 1 होता है यानी पेपर 1, और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वहां जिसके प्रीलिम्स कहते हैं वो अगस्त से लेकर के सितंबर 2026 तक होगा, और जो मेंस का पेपर होगा बच्चों वो दिसंबर में होगा 2026 में। और दिसंबर में मेंस के पेपर होने के 2 से 3 महीने के बाद में अंतिम रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट निकल करके आ जाता है। उसके बाद में यहां पर जो डिले है वो नहीं होता है। सैलरी की बात हम करते हैं तो सैलरी आपको क्या मिलेगा, किस किस पोस्ट में मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो देखो, जैसे मैंने कहा ये ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों तरह के पोस्ट इसके अंदर में है। तो इसमें क्या होता है, लेवल होते हैं। ठीक है, जैसे 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो यहां लेवल के हिसाब से सबकी सैलरी बढ़ती है। तो इसके अंदर में क्या है, 2400 ग्रेड पे की भी नौकरी है, 2800 ग्रेड पे की भी नौकरी है, 4200 की भी है, 4600 की भी है। तो सबकी सैलरी अलग अलग है। तो जैसे लेवल 4 हो गया, उनको जो लेवल 4 वाले पोस्ट में सेलेक्ट होंगे उनको लगभग 38,000 की सैलरी मिलेगी, जहां 25,500 बेसिक पे होगा और बाकी सारी चीजें और होंगी, जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद लेवल 5 की नौकरियों को 45,000 की सैलरी मिलती है। लेवल 6 में जो नियुक्त होते हैं उनका 53,000 होगा। लेवल 7 वाले को 65,000 होगा, लेवल 8 वाले को 70,000 होगा। पूरे फॉर्म भरने की अगर हम फीस की बात करें कि यार इतना बढ़िया बढ़िया पोस्ट है तो फीस कितनी होगी, तो इसके अंदर में 100 रुपए की जो फीस है वो मेरे भाई यहां पर होगी। लेकिन वो भी कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट। अगर आप मेल में, जनरल में आते हैं, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में तो 100 रुपए, इसके अलावा किसी का पैसा नहीं लगता। फीमेल कैटेगरी में तो किसी का पैसा लगता ही नहीं है, और बाकी मेल में भी अगर आप SC ST हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं, ईसीएम है, ठीक है, तो यहां पर ईएसएम है, तो मेरे भाई यहां पर पूरा पैसा जो है वो फ्री है। हाँ, करेक्शन का पैसा लगता है 200 रुपए और 500 रुपए। ठीक है, वो ध्यान रखना। ऐसा इसीलिए कहा गया ताकि लोग ज्यादा करेक्शन ना करें और एसएससी 20 से ज्यादा परेशान ना हो। पेमेंट कराने के तरीके ऑनलाइन के भी हैं, ऑफलाइन के भी हैं, तो आप दोनों में कोई भी विधि चूज करके पेमेंट अपनी कर सकते हैं। सबसे पहले तो नागरिकता में आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और नेपाल और भूटान के भी अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, फ्रेंडली कंट्री, इनके साथ हमारा बहुत तानाशाही या कुछ ऐसा मतलब वॉर कभी हुआ नहीं है, तो इनके साथ में भी मतलब यहाँ के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नागरिकता के अलावा पढ़ाई लिखाई कहां तक की होनी चाहिए, तो क्या 10th पास भर पाएंगे, क्या 12th पास भर पाएंगे, नहीं। जो ग्रेजुएट हैं वो भर पाएंगे, या जो ग्रेजुएशन के अंतिम फाइनल ईयर में है और जिनका रिजल्ट यहां पर फॉर्म भरना, जो मतलब पेपर आपका डेट है ना, ठीक है, 1 अगस्त के पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपका अप्लाइड माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। एज की बात करें तो कम से कम 18 साल हो, और कुछ पोस्ट में मैक्सिमम 27 साल, मैक्सिमम 30 साल, मैक्सिमम 32 साल यहां पर। अच्छा, एज को भी नापने का जो डेट है वो क्या है, तो ये वाला डेट को एज का क्राइटेरिया माना गया है। थोड़ा लोगों के बीच में एज के कंफ्यूजन भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, यार एक्चुअल एज क्या होगी, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा यहां पर जो कहानी है वो थोड़ा विस्तृत रूप से कर दिया है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने एज के 4 सुने, तो देखिए 18
18 से लेकर के 27 साल कौन कौन से पोस्ट हैं, जैसे टैक्स असिस्टेंट है, यूडीसी है, पोस्टल असिस्टेंट है, तो जो 18 से 27 के बीच में है वो यहां पर इस फॉर्म को भर पाएंगे। 18 से अगर आप 30 साल जनरल कैटेगरी में आते हैं तो मेरे भाई आपके लिए डबल एओ, आईटी इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर ये वाला खुल जाता है। फिर उसके बाद में 20 से लेकर के 30 साल तक आपका ये सारा हो गया, 18 से 32 ही हो गया। चलिए, ये तो हमारे सामने एक नॉर्मल एज है। मेरे भाई भारत में रिजर्वेशन भी है, और रिजर्वेशन है तो अलग अलग कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन भी मिला है। तो रिजर्वेशन मिला है तो जैसे एससी एसटी वालों के लिए, जैसे मान लीजिए किसी फॉर्म को भरने की अपर लिमिट 27 साल है तो उसमें 5 साल का रिलेक्शन इनको मिल जाता है, यानी कोई 32 साल का व्यक्ति भी उस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन जनरल वाले खाली उसको 27 साल तक ही भर पाएंगे। ऐसे ही यहां पर जो है ओबीसी वालों को हर पोस्ट में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी मतलब जो थोड़े से फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी का हाथ कटा है, पैर कटा है, तो वो भी तो किसी कैटेगरी में होगा, वो तो या तो जनरल में होगा या वो ओबीसी में होगा। तो यहां पर अगर मतलब पीडब्ल्यूबीडी वाला कैंडिडेट अगर यूआर से है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन, और अगर वो व्यक्ति ओबीसी है तो उसको 13 साल का रिलैक्सेशन। अगर वो एससी एसटी का है, क्योंकि 10 में 3 जोड़ दो 13, 10 में 5 जोड़ दो तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 15, इस तरीके से करके। और फिर एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एयरफोर्स में था, आर्मी में था, वहां पर क्या होता है बहुत कम उम्र में ही जो है वहां रिटायरमेंट हो जाती है। उसके बाद में तो वहां पर वो क्या करे, तो सरकार उनको मौका देती है कि आप यहां पर इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, तो उनको इतने साल का रिलैक्सेशन वहां पर मिलता है। और 3 ईयर कैसे है, 3 आफ्टर डिडक्टिंग मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, मतलब मिलिट्री सर्विसेज को पूरा डिडक्ट करने के बाद में जो बचता है उसमें 3 साल का आपको रिलैक्सेशन जो है वो दे दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के बातें हैं। इसके अंदर में अलग अलग पोस्ट है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म भर चुके, अब क्या होगा भैया, तो पेपर होगा। पेपर कितने राउंड में होगा, 2 राउंड में। मैं पूरा समझाता हूं। एक होता है प्री का पेपर जिसे हम कहते हैं टीयर 1, फिर उसके बाद में होता है मेंस का पेपर जिसे हम कहते हैं टीयर 2। यही दोनों पेपर देने होते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर का टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया या फिर डाटा एंट्री स्किल टेस्ट हो गया। ठीक है, ये कंप्यूटर का टेस्ट होता है। इसमें खाली टाइपिंग होती है, और इसमें टाइपिंग के अलावा एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये मतलब ऐसा होता है क्वालिफाइंग कितना आपको आना चाहिए ये आप बना लेना। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में आपके आते हैं ये 4 सब्जेक्ट। आपका रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आसान भाषा में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। ये 4 विषय होते हैं। चारों के 25 सवाल आते हैं। हर सवाल 2 नंबर का होता है, तो 50 नंबर का हो गया। 100 सवाल 200 नंबर का। और ये जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। पहले पूरा 1 घंटे का आपको समय मिलता था और आपको 100 सवाल बनाने होते थे, बट अब कंपटीशन को थोड़ा और प्यारा बनाने के लिए एसएससी ने यहां पर क्या किया बच्चों, कि अब एक टाइमर 15 मिनट का आएगा, 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं। अगला टाइमर 15 मिनट का खुलेगा, फिर ये 25 सवाल। मतलब अब उस 60 मिनट को भी इन्होंने ब्लॉक वाइज बांट दिया, क्योंकि क्या होता है मैथ बनाने में ज्यादा वक्त लगता है, जीएस बनाने में कम वक्त लगता है। मैथ के लिए 25 मिनट चाहिए, मतलब नॉर्मल एक एवरेज कैंडिडेट को, तो जीएस 6 मिनट में भी खत्म हो जाता है। ऐसे केस में कट ऑफ आसमान छू रहा था, तो इन्होंने टाइमर वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब भैया यहां पर जो है सेक्शनल टाइमर हम तुमको देंगे और उसके अंदर हम पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा और टफ बना, लेकिन अच्छा रहा, इससे काफी बेनिफिट होगा। अब अगर हम बात करते हैं गलत करते हैं सवालों को, तो क्या होगा, तो आधा नंबर आपका पर क्वेश्चन कटेगा। ठीक है, आप कितनी भाषा में इस पेपर को दे सकते हैं, सिर्फ 2 भाषा, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, वो चेंज करने का आपको आ जाएगा। ठीक, अब एक और बात, क्या ये पेपर 200 नंबर का होता है, तो भैया इस पड़ाव को पार करने के लिए कट ऑफ कितना चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। कट ऑफ कितना चाहिए होगा। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई रैंक वैंक नहीं निकलता है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जब आप पेपर 1 देते हो ना, तो पेपर 1 की बच्चों अगर हम बात करें, मैं आपको कट ऑफ का थोड़ा सा खेल दिखाता हूं कि इसमें कट ऑफ कितनी जाती है। बहुत जरूरी है आपको ये बात जानना, ठीक है, कि भैया प्रीलिम्स के जो कट ऑफ होते हैं वो क्या होते हैं। पिछले 3 सालों का ये रहा आपका कट ऑफ, यहां पे आप सामने देखेंगे। ठीक है, तो जैसे 2023 में जनरल वालों को 200 नंबर में 145 अगर वो लेकर के आ रहे हैं तो टीयर 1 क्वालिफाई है। ओबीसी 138 लेकर आया, क्वालिफाई है। ईडब्ल्यूएस 133 लाया, क्वालिफाई है। लेकिन फिर 24 में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ा तो कट ऑफ जो है वो बढ़ गया। कट ऑफ बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं। यहां बहुत ज्यादा पोस्ट थी तो कट ऑफ कम था, यहां कम पोस्ट थी तो मेरे भाई कट ऑफ ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर 2025 में जो है आपका जनरल का 136 का कट ऑफ गया था, ओबीसी का 130 गया था, ईडब्ल्यूएस। तो कट ऑफ जो होता है वो बढ़ने और घटने के 2 कारण होते हैं, मल्टीपल कारण आप कह सकते हैं। पहला वैकेंसी होता है और दूसरा पेपर का लेवल होता है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप 150 नंबर तक लेकर के आ रहे हो जनरल कैटेगरी से तो आप सेफ हो। ठीक है, फिर बाकी काम थोड़ा नॉर्मलाइजेशन कर देता है, यानी 200 नंबर में जनरल कैटेगरी से आपको 150 लेकर के आना है, और आप ओबीसी से 140
45 ये मान सकते हो आप एक तरीके से। जब आप प्री जो है क्वालिफाई कर लेते हो, प्री में आपका मेरे भाई हो जाता है क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद में बच्चों आपका होता है मेंस। ठीक है, मेंस के आधार पर ही पूरा कट ऑफ बनता है, और मेंस में फिर से वही 4 विषय आते हैं, वही मैथ, वही इंग्लिश, वही रीजनिंग, वही जीएस, बस उनका लेवल बढ़ जाता है। प्री में थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन, तो मेंस में थोड़ा एक्सटेंडेड क्वेश्चन। अब मेंस में यहां पर क्या होता है, देखो मेंस में असल में 3 तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। दुनिया को लगता है नहीं एक ही पेपर, नहीं 3 होते हैं। ये जो होता है लिस्ट 3 कैंडिडेट के लिए होता है, कहने का मतलब वही आपका इनकम टैक्स, ईडी, फिली, फलाना, ये सारे पोस्ट के लिए हो गया। तो इनमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आता है। कंप्यूटर एक छोटा सा पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, और फिर एक टाइपिंग का जो टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग होता है। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है, सही किया तो 3 नंबर, गलत किया तो 1 नंबर। जब पेपर 2 की बात करते हैं, जिसमें जीएसओ और स्टैटिकल इन्विजिलेटर है, याद है ना वहां पे जहां दिखाया था मैंने कि 12th में मैथ होना चाहिए 60% होना चाहिए, वो वाला कहानी। तो जो जीएसओ चाहेंगे ना, उनको प्री भी देना है, उनको ये पेपर भी देना है, और इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होता है, 100 सवाल होते हैं, 200 नंबर का, 2 घंटे का, यहां पर ये भी पेपर उनको देना होता है जीएसओ वालों को। ठीक है, और मेरे भाई डबल ए वालों का क्या होता है, तो डबल ए वालों का एक पेपर 3 होता है, उनको ये वाला पेपर तो देना ही देना है मेंस का, साथ में एक जीएस का पेपर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का होता है। भैया कैसे पता कि तुमको फाइनेंस आता है, कैसे पता कि यहां तुमको इकोनॉमिक्स आता है, तो पेपर करवाएंगे, 100 सवाल करवाएंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, इतना कटेगा, तो यहां पर ये वाला जो पेपर है वो होगा। मेंस में पहला जो सेशन होता है उसमें मैथ और रीजनिंग 1 घंटे के अंदर, इंग्लिश, जीएस 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे का, आधा घंटे का कंप्यूटर, क्वालिफाइंग, ये तीनों पेपर एक ही दिन एक ही साथ लगातार होते हैं। इसमें भी अब सेक्शनल टाइमिंग हो गया है, 30 मिनट आपको मैथ्स के, अच्छा कितने कितने सवाल आते हैं, मैथ के 30, रीजनिंग के 30, इंग्लिश के 45, इसके 25, यानी 60 और मेरे भाई 70, कुल मिलाकर के 130 सवाल। हर सवाल 3 नंबर का, तो 390 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, सही सवाल के लिए 3 नंबर, गलत के लिए 1 नंबर कटेगा। इस बार जो बदला हुआ है, क्या हुआ है, जैसे 1 घंटे में पहले दोनों करना होता था, अब 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे, 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे। 1 घंटे में दोनों करना होता था, अब 40 मिनट इसके लिए मिलेंगे, तो मेरे भाई 20 मिनट इसके लिए मिलेंगे। कंप्यूटर के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, क्वालिफाइंग होता है। और फिर जैसे मैंने बताया कि डबल ए के लिए वहां पर जो होगा वो जीएस वाला पेपर, और स्टैटिकल इन्विजिलेटर के लिए जो हो गया वो स्टैटिस्टिक्स का पेपर, ये आपका जीएसओ का हो जाता है। पेपर 1 मैंडेटरी सबके लिए, और ये बाकी जो, अच्छा ये अलग दिन होता है, मेंस 2 दिनों में होता है, एक दिन ये पेपर होता है और एक दिन ये पेपर होता है। ये वाला सबके लिए मैंडेटरी रहता है, तो इसमें पूरा भारत आता है जो भी मेंस में क्वालिफाइड है, और इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो पर्टिकुलर उस पोस्ट को देने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेंस के लिए भी यहां पर हम लोगों ने हमेशा ये कहा भी है एसएससी को कि एक ही दिन में पेपर कंडक्ट करवाओ पूरे भारत का, इससे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो सभी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा।